नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का आह्वान किया है। इस पर बात करते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसान मजदूर संघर्ष समिति और संयुक्त किसान मोर्चा ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया है। आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी और गायकों और कलाकारों समेत समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अनुरोध किया गया है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रमुख अजय राय और राज्य प्रभारी अविनाश पांडे सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुधवार को हिरासत में लिया गया, जब वे चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानसभा का घेराव करने के लिए पार्टी कार्यालय से निकलने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। अजय राय ने दावा किया कि मौत पुलिस की बर्बरता के कारण हुई है, जबकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसे मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था और उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि आज एक बहुत ही दुखद घटना घटी। हमने राज्य विधानसभा का घेराव करने का फैसला किया था, लेकिन जब हम कांग्रेस मुख्यालय से विधानसभा के लिए निकले तो हमें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए। प्रदर्शन के दौरान हमारे कार्यकर्ता प्रभात पांडे की पुलिस की पिटाई से मौत हो गई। प्रभात पांडे ने हमारे 2 कार्यकर्ताओं आशीष केसरी और जुनैद इकलाम कुरैशी को बताया कि पुलिस ने उसे पीटा है। जब वह कार्यालय में आकर लेट गया तो वह बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। यह एक अमानवीय घटना है और असम में भी ऐसी ही घटना घट चुकी है। उत्तर प्रदेश और असम में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के दौरान 2 कार्यकर्ताओं की मौत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा शासित असम और उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान की फिर से हत्या हुई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब और संविधान के समर्थन में सत्याग्रह कर रही है। इस दौरान अत्यधिक पुलिस बल के कारण गुवाहाटी में मृदुल इस्लाम और लखनऊ में प्रभात पांडे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मृत्यु बहुत दुखद और निंदनीय है। उनके शोकाकुल प्रियजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इन परिवारों को पूरे न्याय का अधिकार है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेर सत्य और संविधान के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है। इसी कड़ी में उस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय के बाहर धरना दिया और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ये साफ कर दिया है कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ हैं, तो बीजेपी के समर्थकों को अब तय करना पड़ेगा कि आप बीजेपी के साथ हो या बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ हो। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जितने लोगों में रोष है वो रोष खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन वो गुस्सा कम हो सकता है। अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी मेरी तरह ही देश के करोड़ों लोगों के आदर्श हैं। अमित शाह जी ने बाबा साहेब का अपमान करके देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान निर्माता पर की गई टिप्पणी भाजपा की वही पुरानी मानसिकता को दर्शाती है। आपको बता दें कि शाह की टिप्पणी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के कई सांसदों ने संसद परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया और शाह से भीमराव अंबेडकर पर उनकी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस ने भी मांग की कि शाह सार्वजनिक रूप से और संसद में माफी मांगे। विपक्ष के हमलावर होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने बुधवार को कांग्रेस पर तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करने और राज्यसभा में भीमराव अंबेडकर पर उनकी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान पर चर्चा के बाद कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी और आरक्षण विरोधी साबित करने के बाद
कांग्रेस ने यह दुर्भावनापूर्ण अभियान शुरू किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि संसद में चर्चा के बाद कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी सहित बयानों को गलत तरीके से पेश करने और तोड़ मरोड़ कर पेश करने और फिर लोगों को गुमराह करने के लिए हंगामा खड़ा करने की रणनीति अपनाई है। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि मंगलवार को राज्यसभा में उनका संबोधन स्पष्ट और बिना किसी भ्रम के था और सदन में रिकॉर्ड में दर्ज है। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसी पार्टी और विचारधारा से आते हैं जो संविधान के निर्माता और उनके विचारों का कभी अपमान नहीं कर सकती, सपने में भी नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट कमेटी द्वारा 18 अक्टूबर को यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली शासन को दे दी गई है। उस पर कार्यवाही गतिमान है। विधि विभाग, विधायी और न्याय विभाग द्वारा उसका परीक्षण कर लिया गया है और हमने तय किया है कि जनवरी 2025 तक सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो जाएंगी और हम इसे लागू कर देंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को कहा कि वह वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कर्नाटक विधानसभा को यह भी आश्वासन दिया कि सरकार उन मंदिरों को नहीं हटाएगी जो वक्फ संपत्तियों पर बने हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें नोटिस दिए गए हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाएगा। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को चल रहे विधानसभा सत्र में वक्फ भूमि मुद्दे पर विपक्षी भाजपा द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि राजस्व मंत्री कृष्णबाई गौड़ा ने विपक्षी पार्टी के आरोपों का विस्तृत जवाब दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा से 10 सदस्य और लोकसभा से 21 सदस्य शामिल होंगे। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संबित पात्रा, अनिल बलूनी, अनुराग सिंह ठाकुर को JPC के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक की खबरों पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरी कोई बैठक नहीं है, अगर कोई बैठक होगी तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर गृह मंत्री के साथ बात करनी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है और हम राज्य के दर्जे की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा EVM के मुद्दे पर एक बार फिर उमर अब्दुल्ला ने अपना बयान दोहराया और कहा कि अगर किसी को EVM के बारे में शिकायत है तो पूरे साल रहनी चाहिए। वो शिकायत सिर्फ तब जाहिर नहीं हो सकती जब आप हार जाते हैं। मुख्यमंत्री ने पूछा कि अगर EVM नहीं तो क्या? सरधना से समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया है। सदन में हंगामे के बाद यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अतुल प्रधान को बाकी बचे सत्र के लिए निष्कासित करने का आदेश दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में स्वास्थ्य ढांचे पर चर्चा के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे हंगामा शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे तक जारी रहा। उसी दौरान अध्यक्ष महाना ने अतुल प्रधान को सदन से बाहर जाने का आदेश दिया और मार्शलों ने उन्हें विधानसभा से बाहर निकाल दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने यूपी विधानसभा से अपने निष्कासन पर कहा कि आप हमारे मित्रों से सदन में मंत्रियों के व्यवहार के बारे में पूछ सकते हैं और वे किस तरह से सदन में ऊंची आवाज में बोलकर दूसरों को दबाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में सत्ता में लौटती है तो 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के मुफ्त इलाज के लिए संजीवनी योजना शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल यानी 2025 फरवरी में होने हैं। केजरीवाल ने कहा कि योजना के लिए पंजीकरण 2-3 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के स्वयं सेवक इस योजना के लिए पात्र बुजुर्गों का पंजीकरण करने के लिए घर घर जाएंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बारे में
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बयान भी दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के लंबी दूरी की मिसाइलों के कार्यक्रम और उसके खतरों के मद्देनजर कार्यकारी आदेश के तहत 4 पाकिस्तानी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल 4 पाकिस्तानी कंपनियों को नामित किया है। हम अपनी चिंताओं के बारे में स्पष्ट और सुसंगत हैं और हम इन मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करना जारी रखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।